हेलो बच्चों, की हाल चाल। देखते हैं आज का टॉपिक है पदार्थ की द्रव अवस्था। तो आज हम लोग देखेंगे जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है और इसके कारण को समझने का प्रयास करेंगे। तो कल पिछले वीडियो में हम समझाए थे कि आपको दो ही चीज जो है कोई भी पदार्थ की अवस्था को बतलाती है कि वो द्रव अवस्था में क्यों है, ठोस अवस्था में क्यों है और रहने का कारण क्या है। ये दो चीजों के कारण हमेशा पदार्थ जो है द्रव में, ठोस में और गैस में पाए जाते हैं। इसकी कमी और अधिकता के कारण हम लोग पहला पॉइंट क्या जाने थे, अंतरा अनुक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा ठोस तब होता है जब उस वस्तु में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरानुकाकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत के रूप में होते हैं। अगर वह अंतरानुकाकर्षण बल जितना ज्यादा मजबूत होगा वह पदार्थ उतना ही ज्यादा ठोस अवस्था में होगा। लेकिन जब कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में होगा तो उसके अंदर अंतरानुकाकर्षण बल यानी दो कण के बीच, यानी ये कण और ये कण है तो ये कण अगर सटे हुए हैं तो इसके कारण यह है कि अंतरानुकाकर्षण बल ज्यादा है। इसमें अंतरानुकाकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, और इसमें अंतरानुकाकर्षण बल कम है। अंतरानुकाकर्षण बल क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंतरानुक आकर्षण बल के कारण ही आपके पदार्थ की अवस्था जो है द्रव ठोस होने का मुख्य कारण माना जाता है। बात समझे कि नहीं? समझ गए बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है कि अंतरानुक स्थान, अंतरानुक स्थान यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी किसी भी पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। इन दो अणुओं के बीच देखिए रिक्त स्थान काफी मात्रा में है, इन दोनों के बीच अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम है। तो इसका मतलब ये हो गया ये दो अणु के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण यह ठोस नहीं होंगे। ठोस से भी थोड़ा द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लेकिन यह अणु के बीच इतना ज्यादा अंतराणु का स्थान कम है जिसके कारण यह ठोस होने का अधिकतम प्रयास रहता है। क्योंकि जिसमें अंतरानुकाकर्षण बल ज्यादा होगा वह पदार्थ क्या होगा, ठोस होगा, और जो इसमें अंतराणु का स्थान कम होगा वो भी पदार्थ ठोस होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या कम होगा, अंतरानुकाकर्षण बल कम होगा और अंतराणु का स्थान अधिक होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण, छोटी छोटी बातों को गौर करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम छोटी छोटी बातों से ये सीखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी, यानी हमारे आवर सराउंडिंग मतलब क्या है, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो घिरे हैं, उन सब एग्जाम्पल वस्तुओं से लेकर सीखने का प्रयास करेंगे। उन सब एग्जाम्पल में देखेंगे कौन सा पदार्थ द्रव है, कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ गैस है, क्यों है, कहाँ, कारण क्या है। तो इन सब बातों को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम एक बर्तन ले लेते हैं, इस बर्तन में हम पानी ले लेते हैं। तो पानी का ये रूप हो गया। तो पानी ले लिए, इस बर्तन में पानी है। तो आप जानते हैं कि इस बर्तन में पानी अगर है तो इस बर्तन में अगर हम पानी में चीनी को प्रवेश करा देते हैं तो चीनी इस पानी में आसानी से घुल सकता है। तो आसानी से घुल जाने के कारण यह है कि इसके अंदर, यानी पानी के अंदर कहीं ना कहीं ये रिक्त जो खाली स्थान दिख रहा है, इसका मतलब है कि पानी के अंदर कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है। और यह रिक्त स्थान क्या कर रहा है कि आपका चीनी को उस रिक्त स्थान में प्रवेश कराने का कार्य कर रहा है। कौन? ये पानी। लेकिन हम ठोस पदार्थ में, जैसे मान लिया बालू के कण ठोस पदार्थ है, उसमें हम चीनी मिला देते हैं। क्या चीनी मिलता है बालू में? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बालू के कण ठोस है, उसमें मिलना संभव नहीं है।
लेकिन हम अगर चीनी को पानी में अगर मिलाते हैं तो पानी मिलना संभव होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर हमारा रिक्त स्थान होता है, और जिस कण के बीच रिक्त स्थान होता है उसमें आसानी से हम चीनी को या कोई भी पदार्थ को मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी के जगह आप नमक रख लीजिए। कभी कभी आपका हाजमा वगैरह खराब हो जाता होगा, तो आप नमक का उपयोग करके नमक पानी पीने का कार्य करते होंगे। तो नमक पानी पीने के लिए नमक में पानी को घोलते हैं, तो घोलने के दौरान क्या होता है, नमक घुल जाता है। किसमें? पानी में। क्यों घुलता है? तो घुलने का कारण यह है कि नमक घुलने का कारण यह है कि पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान जिस पदार्थ में पाया जाएगा उस पदार्थ में हम कोई भी पदार्थ को आसानी से घोल सकते हैं। लेकिन वह घुलने वाला पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर हम बालू के कण को घुलाएंगे, घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि बालू के कण घुलायक नहीं है, इसलिए बालू के कण नहीं घुलेंगे। चीनी घुलेंगे, नमक घुलेंगे, आपका रसना घुल सकता है, ग्लूकोज हो जाए, ये सब आपका घुल सकता है। तो ये सब देखने का कार्य करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था क्यों है, उसका थ्योरी लिखने का कार्य करते हैं। सवाल आपसे पूछ देगा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, द्रव पदार्थ द्रव क्यों होते हैं, कारण बताएं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको थ्योरी के माध्यम से आप जवाब लिखेंगे। अगर एग्जाम में थ्योरी के माध्यम से जवाब लिखेंगे तो आपका आंसर राइटिंग सही होगा, तो आपका सही जवाब होने के कारण आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लिखना क्या है, जब दो कणों के बीच, किसके बीच? दो कणों के बीच अंतरा अनुक आकर्षण बल, है ना, अंतरानुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव मजबूती के साथ परस्पर बंधे होते हैं तथा इन दो कणों के बीच अंतरा अनुक स्थान ठोस के तुलना अधिक होते हैं, जिसके कारण यह स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए, यानी अगर हम जब दो पदार्थ के कण के बीच ठोस के तुलना में क्या होगा, कमजोर होगा। किसका? अंतरानुक आकर्षण बल। किसमें? द्रव में। और इनके कणों के बीच अंतरानुक स्थान ठोस की तुलना अधिक होते हैं। अधिक होने के कारण यह जैसे स्वतंत्रता पूर्वक एक गमन कर सकते हैं।
क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है, पानी को अगर हम यहाँ पे बर्तन को ये देते हैं नीचे, उड़ेल देते हैं, तो उड़ेल देने के बाद यह पानी इस स्थान पे गिरता है और यह धीरे 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 ये एक स्थान से यहां तक चली आती है। तो इसका कारण यह माना जाएगा कि पानी के कण के बीच अंतरानुक स्थान अधिक है, इसलिए यह एक स्थान से दूसरी स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक जा सकता है। जैसे मान लीजिए पानी ले लिए, आप ले लीजिए गोंद, गोंद को अगर हम इसको उड़ेल देते हैं या गिरा देते हैं तो ये गोंद धीरे 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 एक स्थान से दूसरी स्थान तक चली जाती है। तो इसका मतलब है इसके बीच अंतरानुक आकर्षण बल अणुओं के बीच कमजोर है और अंतरानुक स्थान अधिक है, तो इसलिए यह एक स्थान से दूसरी स्थान तक चली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं, आप खून को ले लीजिए जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। खून जब हम किसी कारणवश हमारे हाथ कट जाते हैं या किसी चाकू से या किसी कारण, या मम्मी लोग का घर में खाना बनाने में कट जाती है, तो ये ब्लड अंगुली से निकलकर एक स्थान से दूसरी स्थान तक चली जाती है। तो इसका मतलब है कि रक्त भी आपका द्रव का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यह अपने स्थान को बदल लेता है स्वतंत्रता पूर्वक, इसे किसी रोक टोक की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से आप चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए कि पानी ले लिए, गोंद ले लिए, खून ले लिए, है ना। अब चौथा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? चौथा एग्जाम्पल आपका मान लिया जाए कि ले लेते हैं, आपका द्रव अवस्था क्या होगा, ले लीजिए स्याही। चौथा अवस्था को ले लीजिए स्याही। तो स्याही को जो कलम वगैरह में डालते हैं, रिफिल वगैरह में होता है, अगर उस स्याही को अगर हम निकालते हैं या डालने से पहले, तो अगर हम किसी कारणवश गिर जाता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत आसानी से वो चली जाती है। तो इसका कारण यह है कि इन सब पदार्थों में आपका अंतरा अनुक स्थान ज्यादा होता है और अंतरा अनुक आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए यह पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक आपका स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। जैसे कि और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब आपका उदाहरण होगा। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे पानी, गोंद, ठीक है, तेल, स्याही, खून इत्यादि, है ना, ये सब हो जाएगा। एग्जाम्पल में एक डिब्बा बना लेते हैं और उस डिब्बे में हम लोग पानी का उपयोग कर देते हैं। ये बर्तन की भांति रहेगा, अगर हम दूसरे बर्तन में रखे देंगे तो ये दूसरे बर्तन के आकार ले लेगा, है ना। ये हो गया आपका बर्तन, इसके अंदर जो डाला है ये पानी, ठीक है। इसके अंदर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम या कमजोर हो जाएगा, यानी लिखेंगे ठोस की तुलना में कमजोर, यानी ठोस की तुलना में अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर होगा, किसका, द्रव का, लेकिन अंतरा अनुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक, ठोस की तुलना में अधिक। आपका हो गया ये पॉइंट्स क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखने का काम करेंगे द्रव पदार्थ यानी द्रव पदार्थ की भौतिक गुण को। चलिए इतना दूर तक आप लिखिए, फिर आगे पॉइंट हम समझाते हैं। तो चलिए आज अगला टॉपिक ये था कि द्रव का सामान्य गुण या भौतिक गुण। तो द्रव का सामान्य गुण या भौतिक गुण के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर सवाल पूछ दे कि द्रव का सामान्य गुण या भौतिक गुणों को लिखें, तो सवाल आपका क्या रहेगा,
प्रश्न रहेगा एग्जाम में कि द्रव का सामान्य गुण या भौतिक गुणों को लिखें। तो आप इन सवाल का जवाब इतने बिंदु से दे सकते हैं। तो पहले एक एक बिंदु को हम लोग समझते हैं। तो चलिए, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। सबसे पहले यह बात सही है या गलत, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए पानी हम इस बर्तन में लिए, सबसे सरल विधि है, पानी ले लिए इस बर्तन में, और इस बर्तन से अगर हम दूसरे बर्तन में, इतना बड़ा बर्तन अगर है हमारे पास दूसरा बर्तन, तो इतना बड़ा बर्तन में अगर हम पानी को इस बर्तन वाला डाल देते हैं, ठीक है, तो जैसे इस बर्तन वाला पानी इस बर्तन में डालते हैं तो डालने के साथ इसकी आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्या में परिवर्तन हो जाता है? आकार में। आकार में परिवर्तन होने के बाद देखते हैं कि इसका आयतन वही रहता है, जैसे इसके अंदर जितना आयतन है वही आयतन इसका इसमें भी रहेगा, लेकिन इसके आकार में क्या होगा? आकृति पहले इतनी चौड़ी थी, अब इसकी आकृति इस आकार के अनुसार हो जाएगा। यानी बर्तन जिस आकार की भांति रहेगी उसी आकार से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। यानी पानी का जो आयतन है वो आपका निश्चित होगा। अब आता है इसका घनत्व, ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। जैसे मान लीजिए पानी का घनत्व कम क्यों होगा और पत्थर का घनत्व क्यों अधिक होगा, दोनों में तुलना करते हैं। अगर पानी का घनत्व कम है तो इसका कारण क्या है, और पत्थर का घनत्व अगर अधिक है तो इसका कारण क्या है, दोनों बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देख, हम पानी का इस बर्तन में लेते हैं तो पानी के कण एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, और दूर होने के कारण इसका अंतराअनुक स्थान, यानी अंतराअनुक स्थान काफी अधिक होता है। किसके बनिस्पत? ठोस के तुलना। अगर पत्थर के टुकड़े इस प्रकार है तो इसका कण एक दूसरे से इस प्रकार साझा के रूप में जुड़े रहते हैं, दिखते नहीं है कि कण कहाँ है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, और इसके जो है इसके अंदर बहाव की प्रवृत्ति या किसी तरह से एक दूसरे से गमन नहीं कर सकता है। तो ये पत्थर का टुकड़ा है तो एक दूसरे से गमन भी नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी नहीं सकता है। तो इसके कण एक दूसरे से बहुत नजदीकी रूप में सटे होते हैं, और सटे होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर अंतरानुक आकर्षण बल मजबूत होता है, और इसका अंतरानुक आकर्षण बल पत्थर के बनिस्पत पानी में कम होता है, और अंतरानुक स्थान इसका कम और इसका ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव का घनत्व कम होता है। अब समझ में आया कि अगर सवाल पूछ दे कि ठोस का घनत्व क्या होगा, द्रव का घनत्व अधिक होगा या ठोस का, तो आपका आंसर इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार कि ठोस का घनत्व उच्च है और द्रव का घनत्व कम है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस बिंदु को समझ गए। अब अगला बिंदु, चलिए तीसरा बिंदु पे। तीसरा बिंदु कहता है यह प्रायः असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय का मतलब क्या बताए थे बताइए आप। कल पिछले वीडियो में हम समझाए थे असंपीडीय, जैसे कि अब हम एक बताए थे कि जैसे मान ले जाए लोहा लिए, लोहा को हम दाब लगा के घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्या नहीं घटा सकते हैं। तो इसलिए वह सारे संपीडीय होते हैं, और यह असंपीडीय होते हैं क्योंकि इसका ठोस असंपीडीय होते हैं और द्रव जो है असंपीडीय कम होते हैं। इसका यह प्रायः असंपीडीय, ये थ्योरी में लिखना है, यह प्रायः असंपीडीय ठोस की तुलना असंपीडीय ठोस की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि ठोस का जो है आपका आयतन या उसका दबाव को अदल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन
इसका हम बदल सकते हैं, जैसे पानी को ठोस के रूप में चेंज कर सकते हैं, फिर पानी को बर्फ के जमा दिए, जमा के फिर छोड़ दीजिए, फिर पानी में आ जाए, तो इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है, थोड़ा सा असंपीड्य कम होता है, किसके अनुसार, आपका ठोस के अनुसार। अब आते हैं अगला बिंदु चौथा, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं, क्योंकि देखिए ठोस पदार्थ का द्रवणांक गला नहीं सकते हैं, गलाने के लिए भी उच्च ताप की जरूरत होती है, जमाने के लिए भी उच्च ताप की जरूरत होती है। तो अगर हम किसी पदार्थ को गला नहीं सकते, जमा नहीं सकते, तो उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। लेकिन पानी को जमने के लिए 0 सेल्सियस और उबलने के लिए 100 सेल्सियस, तो हम देखते हैं कि एक निम्न ताप 0 सेंटीग्रेड पर हम पानी को जमा सकते हैं और 100 सेल्सियस पर पानी को उबाल सकते हैं। लेकिन लोहा वगैरह को पानी के तरह तरल बनाने के लिए 1350 सेंटीग्रेड ताप की जरूरत पड़ती है। तो उतने ताप की जरूरत पड़ने के कारण इसके ठोस के ये द्रव की बनिस्पत आपका ठोस में ज्यादा लगता है ताप और इसमें कम लगता है, तो इसलिए इसका द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। दिक्कत अब यहाँ पे आते, इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए पानी को हम अगर यहाँ पे गिरा देते हैं तो यह बहकर यहाँ तक चली आती है, तो इसका मतलब है पानी में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसी प्रकार देखिए गोंद में भी पाई जाती है। तेल अगर एक जगह हम गिरा देते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाती है, तो इसका मतलब है कि पानी में भी क्या होता है, बहाव की प्रवृत्ति होती है। तेल में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है, फिर आपका खून में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। गोंद वगैरह है, गोंद ले लीजिए, उसमें भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। फिर स्याही को ले लीजिए आप, स्याही में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है जो द्रव के रूप में होता है। ठीक है, अब आता है विसरण। तो विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाएगी उसमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी। विसरण की प्रवृत्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि देखिए एक जगह से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिलाया जा सकता है, जैसे कि चीनी और पानी को मिला दीजिए या दो द्रव को ही मिला दीजिए, दूध और किसको, आप दूध और पानी को मिला दीजिए एक दूसरे से तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि दूध और पानी में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और अनेक पदार्थ है, जैसे नमक और पानी मिला दीजिए, नमक और दूध मिला दीजिए, या नमक ये चीनी में दूध मिला सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या, इसमें आपका विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आता है द्रव पदार्थों का जमना। तो अब देखते हैं पानी 0 सेल्सियस पर जम जाती है। और वाष्पन, तो वाष्पन करने के लिए 100 सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे यह पानी धीरे धीरे वाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये देखते हैं कि द्रव पदार्थों का जमना तथा वाष्पन की क्रिया दोनों संभव होती है। क्योंकि वाष्पन की क्रिया संभव इसलिए है क्योंकि उसे गर्म अगर करने के बाद वह धीरे धीरे वायु में वाष्पित होना प्रारंभ हो जाती है। कौन? पानी। और द्रव का जमना इसलिए है क्योंकि उसे अगर कम सेंटीग्रेड धीरे धीरे उसका क्वथनांक को कम कर दिया जाएगा तो वह धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम इन सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं को जवाब लिखने के बाद आपका अच्छा मार्क्स आना तय है। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों का जवाब देंगे और इसी तरह फिर आगे बिंदु पर चर्चा करते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, द्रव का जमना। तो द्रव का जमना क्या है? किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन होना। जैसे कि कोई भी पदार्थ का ठोस रूप में क्या परिवर्तन होगा, तो बर्फ अगर हम जमा देंगे, पानी का बर्फ बनाएंगे तो वो धीरे धीरे किस रूप में बदल जाएगा? ठोस के रूप में। तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। जैसे कि जल 0 सेल्सियस ताप पर ठंडा किया जाए तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो द्रव का जमना हम इसे कहते हैं। ठीक है, वाष्पन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ ने द्रव पदार्थ को, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वाष्पित होना प्रारंभ हो जाता है। तो वाष्पन की क्रिया द्रव में ही होती है। जब किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चले जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे कि जल का वाष्पन,
जल को हम धीरे धीरे नीचे से गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वाष्पित होकर हवा में उड़ता हुआ चला जाएगा। फिर उसी तरह नमक का जलीय विलयन को भी गर्म करेंगे, धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा। वाष्पन, अब आता है तीसरा सवाल, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात समझिए, ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक जो है हमारे पास 5 होते हैं। तो 3 इसके लिखे हुए हैं आप। द्रव की प्रकृति, यानी द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी के साथ होगा। क्वथनांक का मतलब है कि उबलना। तो जो ईथर का क्वथनांक उबलेगा कम ताप पर तो उसका क्या होगा, वाष्पन भी ज्यादा होगा। जैसे ईथर का क्वथनांक होता है 34 सेंटीग्रेड, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपका वाष्पित होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर जल का क्वथनांक भी कितना होता है 100 सेल्सियस, तो ये भी 100 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये भी उबलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आता है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव वाष्पन की क्रिया होगी। जैसे जितना ज्यादा गर्म करेंगे वाष्पन की क्रिया उतना ज्यादा होगी, यानी ताप पर द्रव के कणों का वेग बढ़ जाता। कब? उच्च ताप होगा तब। तीसरा पॉइंट कहता है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव की सतह पर क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। अगर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है द्रव की सतह पर क्षेत्रफल उतना ही अधिक रहता है जितना द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से साथ होगा। कब? जैसे कि मान लीजिए अगर हम भींगा हुआ कपड़ा को एक जोर करके रख दीजिए ये कोई सी रस्सी के ऊपर, देखिए वो बहुत समय में सूखेगी, लेकिन हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी उसको पूरा फैला दीजिए तो वो जल्द से जल्द हवा में सूख जाएगा। तो इसका मतलब है कोई भी द्रव पदार्थ की पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो वह जल्द से जल्द अपना कार्य पूरा कर लेती है और कम समय में करती है। तो इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी के साथ होगा। कोई दिक्कत? अब आता है चौथा पॉइंट, वायु का वेग। वायु का वेग। लिखेंगे वायु का वेग जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। पॉइंट नंबर 5, आर्द्रता। आर्द्रता वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। बात समझे? अब देखिए वायु का वेग क्या होगा। वायु का वेग जितना ज्यादा होगा, जैसे हवा का झोंका जितना ज्यादा बहेगा उस चीज को वाष्पित करने का क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। उसी प्रकार से आर्द्रता वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। आर्द्रता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। जैसे पानी की नमी, वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा होगी तो आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी, यानी वायु सूखा नहीं होगा, भींगा होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं कि बरसात के दिनों में कपड़े बहुत अधिक समय में सूखता है, लेकिन आप गर्मी के समय में देखिए कि कपड़ा जो है बहुत जल्द से जल्द सूख जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्द्रता की वाष्पन की क्रिया जो है प्रभावित करता है, क्योंकि वाष्पन में कमी लाती है। कौन? आर्द्रता, है ना। तो ये 5 बिंदुओं को हम लिखेंगे। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसको। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, आर्द्रता। तो
तो आर्द्रता हम क्या बताए थे कि वायु में उपस्थित जल वाष्प, यानी वायु में जो नमी उपस्थित होगा, तो नमी किसके आधार पे आएगा, तो जल के। तो नमी अगर आता है तो उसमें जल का होना अनिवार्य है, तो आर्द्रता वह कहलाएगा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो आर्द्रता का सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, है ना। दूसरा सवाल आपका है 5वां नंबर, वाष्पन की क्रिया में ठंडक क्यों उत्पन्न होती है। कभी कभी देखिएगा कि आप गर्मी से कहीं आए और आने के बाद आप आने के बाद पंखा चला के बैठ गए, बैठने के कुछ देर बाद देखिएगा कि आपके शरीर को बहुत ठंडक राहत फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह, यानी द्रव जहाँ पे हमारा सतह है, जिस पे पानी पसीना पूरा है, उस पर सतह है, उस पर प्रारंभ हो जाता है और भीतरी भाग का उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिससे यह क्या होता है, गैस के रूप में धीरे धीरे वायु जो बदल जाती है और यह गैस वायु में चला जाता है और द्रव का ताप धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी के कारण से हम लोग को क्या महसूस होने लगता है, ठंडक महसूस होने लगता है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं, या कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं, या सूती वस्त्र, सवाल में आ जाएगा क्या, सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, है ना, सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, इस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो आपका गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमारा शरीर पसीना काफी मात्रा में निकलता है और वह पसीना जो है हमारे शरीर उष्मा प्राप्त कर उष्मा प्राप्त करके धीरे धीरे क्या करना है, वाष्पित होना स्टार्ट हो जाती है और वाष्पित होने के कारण क्या होता है, ठंडक महसूस होने लगता है। क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि वाष्पित होने के बाद क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे वाष्पित होता है। तो सूती वस्त्र क्या होता है, जल का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है और हमारे शरीर से निकले पसीनों को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में क्या करता है, ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना लोग क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि वह आरामदायक होता है। कभी कभी सवाल में आ जाएगा उल्टा कि सूती कपड़े गर्मी के दिनों में आरामदायक क्यों होते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी इसी तरह लिखाएगा। अब आता है अगला सवाल, क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस ताप पर द्रव का उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जल जो है 100 सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ होता है, तो जल का क्वथनांक कितना सेल्सियस कहलाएगा, 100 सेल्सियस कहलाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार से और 2 क्वेश्चन देखने का काम करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वथनांक का द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है, यानी वायुमंडल का दाब जितना ज्यादा होगा क्वथनांक का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, द्रव का क्वथनांक उतना बढ़ेगा, और वायुमंडल का दाब जितना कम होगा द्रव का क्वथनांक उतना कम होता है। ये क्वेश्चन का जवाब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन कि द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं बर्फ जमाते हुए और फैक्ट्री के बाहर बहुत से बोरे के बोरे नमक रहते हैं, तो इसका कारण यह है कि वह नमक का उपयोग पानी में मिलाने का काम करते हैं। पानी में जैसे अशुद्धियां मिलती है तो क्या करता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण बर्फ बहुत ही अधिक समय में क्या होता है, वो पिघलना प्रारंभ होता है। तो द्रव में अशुद्धियां मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे जल में नमक मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़त जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पन और क्वथन के बीच अंतर। तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। क्वथन में भी वही पॉइंट है, यह एक निश्चित ताप पर होता है जो द्रव का क्वथन कहते हैं। जैसे जल एक निश्चित ताप पर उबलता है, कितना सेल्सियस पर, 100 सेल्सियस पर, है ना। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर वाष्पन की क्रिया होता है। जैसे वाष्पन अगर पानी की पूरा है तो उसके ऊपर वाला सतह धीरे धीरे वाष्पित होना प्रारंभ होता है, लेकिन अगर पानी को क्वथन यानी उबालेंगे तो वह पूरी तरह से उबलेगा और उसमें धीरे धीरे बुलबुला छोड़ना प्रारंभ करता है। तीसरा पॉइंट है, वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होता है। देखते हैं कभी कभी गर्मी में हम लोग पंखे के नीचे जब बैठते हैं, वाष्पन की क्रिया होती है तो ठंडा महसूस होता है, लेकिन क्वथन में ठंडक महसूस नहीं होती है। ये 3 पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। और इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं, 8 क्वेश्चन। ये टोटल इस टॉपिक में हमने 10 क्वेश्चन बताने का कार्य किए, वो सारे टॉपिक का जवाब आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।